उत्तराखंड के इतिहास में चंद्रवंश में हमने अभी तक सोमचंद से लेकर पूर्णचंद तक राजा पढ़ लिए हैं। अब अगले राजा भीष्मचंद की बात करते हैं। भीष्मचंद जब राजा बना तो ये अधिक उम्र का था, इसलिए इसको बूढ़ा राजा बोला जाता है। कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं है तो इसने अपने उत्तराधिकारी बनाने के लिए कल्याणचंद को गोद ले लिया। यह कल्याणचंद जो इससे पूर्व चंद्र राजा था ताराचंद, उसका पुत्र है। ताराचंद राजा बना, उसके बाद मानिकचंद, उसके बाद कल्याणचंद तृतीय, उसके बाद पूर्णचंद, उसके बाद राजा बना है भीष्मचंद। अब उसी राजा ताराचंद के पुत्र को भीष्मचंद गोद लेता है और इसको प्यार से बोलते हैं बालू। तो इसका फिर पूरा नाम हो गया, प्रसिद्ध है बालू कल्याणचंद नाम से, जो भीष्मचंद के बाद राजा बनेगा। भीष्मचंद के समय में अब बूढ़ा राजा है, इसको राजकाज संभालना है। अब डोटी में विद्रोह हो गया, पाली और शिवनरा में भी विद्रोह हो गया। अब भीष्मचंद ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए डोटी में बालू कल्याणचंद के नेतृत्व में सेना भेजी और स्वयं सेना लेकर पाली और शिवनरा के विद्रोह को दबाने के लिए चला गया। अब जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं तो भीष्मचंद ने यह सोचा कि चंपावत एक कोने में राजधानी है, राजधानी ऐसी जगह होनी चाहिए जो केंद्र में हो। तो इसने राजधानी परिवर्तन का विचार इसके मस्तिष्क में आ रहा है। अब राजधानी परिवर्तन के ही क्रम में ये खगमरा कोट के किले का जीर्णोद्धार करवाता है। खगमरा कोट के किले का जीर्णोद्धार कराता है और यहां पर आलमनगर की नींव डालता है, आलमनगर बसाता है। और इसी आलमनगर को अल्मोड़ा बोला जाता है, अल्मोड़ा नाम से प्रसिद्ध है। बाद में आलमनगर ही अल्मोड़ा नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहां पर ये राजधानी बसाने की अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। लेकिन इसी में क्या है, ये अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहां पर एक खस सरदार है, एक सरदार है, खस सरदार रामगढ़ में, जिसका नाम है गजुवाटिंगा। गजवाटिंगा या गजुवाटिंगा उसका नाम है, रामगढ़ का सरदार है। अपने को अर्ध स्वतंत्र नृपति बोलता है। तो इसने देखा कि भीष्मचंद्र तो यहाँ पर राजधानी परिवर्तन के लिए प्रयासरत है और यहाँ पर अपनी नगर बसाने की तैयारी कर रहा है। तो जब इसको पता चला, इसने अपनी सेना एकत्र की और भीष्मचंद्र के ऊपर सेना पर हमला कर दिया। इसने रात के समय में किले खगबरा कोट के किले में अंदर जाकर सोते हुए भीष्मचंद्र को मार डाला, इसकी गर्दन काट के मार दिया। खगबरा कोट के किले में रात्रि में प्रवेश किया गजवाटिंगा ने। भीष्मचंद्र सोया हुआ था, इसकी गर्दन काट के मार दिया और अन्य लोगों को भी मार दिया और इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। जब भीष्मचंद्र के मरने की खबर काली कुमाऊं चंपावत तक पहुंची और यह खबर बालो कल्याणचंद के पास गई, तो बालो कल्याणचंद सेना एकत्र करके उसने खगबरा कोट में और रामगढ़ में हमला किया और इस गजवाटिंगा को मार दिया और इन जगहों को पुनः अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से भीष्मचंद्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। भीष्मचंद्र के बाद उसने जो गोद लिया पुत्र था बालो कल्याणचंद, अब यह राजा बनेगा। तो अब अगले राजा बालो कल्याणचंद की बात करते हैं। भीष्मचंद्र के बाद जब बालो कल्याणचंद राजा बन गया, पहले तो इसने 8 वर्ष शासन किया है। अब जब राजधानी परिवर्तित कर रहा है, राजधानी परिवर्तन के लिए इसने जगह देखी कि शहर कहां बसाया जाए। तो इसने कुछ जगह तय की, देवली खान, त्याड़ी खान, सिटौली खान और चीना खान। इसने इन जगहों के बीच में शहर बसाने की योजना बनाई। अब यह सारी जगह श्रीचंद तिवाड़ी की हैं।
देवली खान, त्याड़ी खान, सिटौली खान और चीना खान, इन जगहों के बीच में बालू कल्याण चंद ने शहर बसाने की और अपनी राजधानी बनाने का प्लान बनाया है। और ये सारी जगह श्रीचंद तेवाड़ी की हैं, और इस श्रीचंद तेवाड़ी को यह जगह कत्यूरी राजा ने दी है। तो बालू कल्याण चंद श्रीचंद तिवारी से ये सारी जगह खरीद लेता है और इसके बदले 10 गुना ज्यादा भूमि अन्य क्षेत्र में इसको दे देता है और इसको धन भी देता है। तो जब इससे यह जमीन खरीद लेता है तो उसके बाद यह उसमें शहर बसाता है राजधानी परिवर्तित करने के लिए। और अपना पहला महल, बालू कल्याण चंद अपना पहला महल नैल पोखर में बनाता है। नैल पोखर या नल्ला पोखर, अपना पहला महल यहां बना रहा है। यह जगह अभी वर्तमान में पलटन बाजार, जो पलटन बाजार का क्षेत्र है, पलटन बाजार, ये जो क्षेत्र है यही नैल पोखर या नल्ला पोखर, यहाँ अपना वो महल बनाता है और यह जगह अभी पलटन बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। और बालू कल्याण चंद राजधानी परिवर्तित करता है 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में बालू कल्याण चंद राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर देता है। तो यह बालू कल्याण चंद के बारे में जानकारी हो गई। अब बात करें कि बालू कल्याण चंद ने किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया। तो सबसे पहले गंगोली पर इसने अधिकार किया। अब इस क्षेत्र में इसने कैसे अधिकार किया, सबसे पहले यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था देख ले किस तरह की है। गंगोली में मणकोटी राजा है, ये मणकोटी राजा थे और ये अपने को चंद्रवंशी बोलते हैं। जो गंगोली में मणकोटी राजा है ये अपने को चंद्रवंशी बोलते हैं। जो इनका मूल पुरुष है उसका नाम है कर्मचंद। तो पहला मूल पुरुष इनका राजा कर्मचंद है। ये मणकोटी के राजा जो कर्मचंद है, इनका मूल पुरुष, इनके जो दीवान हैं, दीवान इसने बनाया है उप्रेतियों को, दीवान उप्रेती है। अब इस राजा और दीवान के बीच किसी बात पर अनबन हो जाती है, तो दीवान राजा को शिकार खेलने के बहाने जंगल में ले जाता है और वहां राजा की हत्या कर देता है और यह बात बता देता है कि बाघ ने राजा को मार दिया। जो ये राजा है इसकी रानी इस बात पर विश्वास नहीं करती, उसको शक होता है कि उप्रेती ने ही उसको मारा है, जो दीवान है। तो रानी अपने पुत्र को पंतों को सौंप देती है। रानी अपने पुत्रों को, जो पंत है वहां, उनको सौंप देती है। उप्रेती और पंत रह रहे हैं वहां। उप्रेती राजा को मार देता है। रानी को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता कि बाघ ने मारा है। रानी अपने पुत्र को पंतों को सौंप करके सती हो जाती है और सती होते समय यह कहती है कि जिस तरह मेरे पति की मृत्यु बाघ के खाने से हुई करके प्रचार किया गया है, उसी तरह यहां बाघ अन्य लोगों को भी भविष्य में खाता रहेगा। अब इस रानी का जो पुत्र है उसका नाम है ताराचंद। पंत इस ताराचंद को अच्छे से इसका पालन पोषण करते हैं, इसको राजगद्दी देते हैं और इसको बाद में राजा बना देते हैं। अब अभी तक तो इनके दीवान उप्रेती हैं। अब इसके बाद जो ये मणकोटी के राजा है, ताराचंद इस पे राजा बन गया है। अब
इनके दीवान हो गए हैं पंत लोग। अब सारी राज सत्ता, सारी शक्ति पंतों के हाथ में है, और इन्हीं पंतों में बाद में एक वीर सेनापति होंगे, पुरुष पंत। इनके बारे में हम पढ़ेंगे रुद्रचंद्र के समय में। तो इस तरह यहां पर गंगोली में व्यवस्था है, यहां पर राजा राज कर रहे हैं। अब इसी मणकोटी के राजाओं में, गंगोली में अंतिम राजा हुआ नारायण चंद्र। इस नारायण चंद्र के समय में यहां अराजकता फैल गई, यह राजकाज अच्छे से कर नहीं रहा था। तो इसका लाभ उठाकर बालो कल्याण चंद्र ने गंगोली पर हमला किया, नारायण चंद्र को परास्त किया और गंगोली पर अधिकार कर लिया। इस तरह से बालो कल्याण चंद्र ने गंगोली को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। और यहाँ जो मणकोटी के राजा मूल पुरुष है कर्मचंद, और इसका अंतिम राजा है नारायण चंद्र, जिसको बालो कल्याण चंद्र हरा देता है। इसके बाद बालो कल्याण चंद्र सोर की प्राप्ति करता है, सोर पिथौरागढ़ का क्षेत्र। इसमें क्या है, इसके लिए युद्ध नहीं करना पड़ता है इसको। जो बालो कल्याण चंद्र की पत्नी है, जो बालो कल्याण चंद्र की पत्नी है, यह हरिमल्ल, मल्ल वंश का शासक हरिमल्ल की बहन है, और सीरा में हरिमल्ल का शासन है। सीरा में हरिमल्ल का शासन है, और हरिमल्ल की जो बहन है उसका विवाह हुआ है बालो कल्याण चंद्र से। तो बालो कल्याण चंद्र की पत्नी अपने भाई हरिमल से सीरा मांगती है दहेज में, क्योंकि बालो कल्याण चंद्र अपनी पत्नी से, हरिमल से, सीरा का क्षेत्र दहेज में मांगने के लिए कहता है। तो ये अपने भाई से दहेज में सीरा मांगती है। हरिमल ये बोलता है कि सीरा तो मेरा सिर है, मुकुट सर है, मैं उसको कभी भी नहीं दूंगा, हाँ इसके बदले में सोर को दहेज के रूप में दे सकता हूं। और हरिमल्ल अपनी बहन को, जो कल्याण चंद्र की पत्नी है, उसको सोर का क्षेत्र दहेज में दे देता है। इस तरह से बालो कल्याण चंद्र सोर पिथौरागढ़ के क्षेत्र पर इसका अधिकार हो जाता है। इसके बाद बालो कल्याण चंद्र दानपुर पर कब्जा करता है। दानपुर, यहां पर छोटे छोटे खसराजा हैं, उनको हरा करके ये दानपुर के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेता है। इस तरह से बालो कल्याण चंद्र पहले गंगोली पर अधिकार करता है, फिर सोर पर अधिकार कर लेता है। वो यहां युद्ध नहीं करना पड़ता, दहेज में इसको प्राप्त हो जाता है, और दानपुर पर खस राजाओं को हरा कर अपना अधिकार कर लेता है। इस तरह से ये बालो कल्याण चंद्र के बारे में जानकारी है। बालो कल्याण चंद्र के बाद रुद्रचंद्र राजा बनता है। अब रुद्रचंद्र के बारे में अगर पढ़ें तो यह अकबर का समकालीन है। प्रारंभ में एक स्वतंत्र राजा है, लेकिन बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और कुमाऊं को एक करद राज्य बना देता है। प्रारंभ में तो स्वतंत्र राजा है, बाद में अकबर से मिलकर उसकी अधीनता स्वीकार करके कुमाऊं को एक करद राज्य में बना देता है। रुद्रचंद्र के समय में तराई के क्षेत्र में हुसैन खां टुकड़िया का हमला होता है। हुसैन खां टुकड़िया का हमला होता है तराई के क्षेत्र में। ये यहाँ मंदिरों को लूटता है, बहुत सारा धन लूट लेता है और लोगों को मारता है। अब क्या है, यहाँ से जब ये बहुत उत्पात मचा देता है तो पहाड़ के लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं। जब पहाड़ के लोग ऊंचे पहाड़ों में जाते हैं और वहां से पत्थर और तीर मारकर इसके साथ युद्ध करते हैं, तो फिर ये यहां से वापस चला जाता है। उसके बाद हुसैन खां टुकड़िया फिर से दोबारा आता है 1575 ईस्वी में। फिर तराई बाबर में उत्पात मचाता है, लूटपाट करता है और यहां से बहुत सारा धन लेकर जाता है। अब तराई के क्षेत्र में बार बार हमला कर रहा है। कुछ समय बाद हुसैन खां टुकड़िया की मृत्यु हो जाती है। जब हुसैन खां टुकड़िया मर जाता है तो रुद्रचंद्र फिर से तराई के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। जब यह दोबारा तराई पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है
तो यह बात अकबर तक पहुंचती है। अकबर इस बात से बहुत गुस्सा है, क्योंकि अकबर के ही कहने पर यहाँ इसने शासन राज किया है, हमला किया है। तो अकबर अपनी पूरी सेना भेजता है रुद्रचंद्र के खिलाफ, और यहाँ पर उसकी सेना आती है विशाल सेना के साथ। रुद्रचंद्र को पता है कि यह बहुत विशाल सेना है, इसके साथ युद्ध करने में वो जीतेगा नहीं। तो वो एक शर्त रखता है कि एक आदमी चंद्रवंश का और एक मुगल सेना का आपस में युद्ध करेंगे, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। मुगल सेना इसकी बात मान लेती है। चंदों की ओर से रुद्रचंद्र युद्ध करता है और वहां से मुगल सेनापति। रुद्रचंद्र जीत जाता है। यह बात जब अकबर को पता चलती है तो अकबर इससे बहुत प्रभावित होता है और इसको मिलने के लिए बुलाता है। तो अब रुद्रचंद्र 1528 ईस्वी में अकबर से मिलने के लिए लाहौर जाता है। यह बहुत सारे उपहार लेके जाता है, याक, हिरन, घोड़े, कस्तूरी, बहुत सारी चीजें लेके जाता है, अकबर को देता है। और इस घटना का जिक्र तुझके जहांगीरी में है। यह 1588 ईस्वी में अकबर से मिलने लाहौर गया, उसके लिए बहुत सारे उपहार लेके गया, और इस घटना का जो वर्णन है वो तुझके जहांगीरी में किया गया है। अकबर इसको नागौर युद्ध में भाग लेने के लिए कहता है, और यह रुद्रचंद्र कुमाऊनी सेना के साथ अकबर के पक्ष में नागौर युद्ध में भाग लेता है। अकबर इससे बहुत प्रभावित होता है और इसको 84 माल परगना दे देता है। यह 84 माल परगना है तराई बाबर का क्षेत्र। तो अकबर इसको 84 माल परगना दे देता है, और रुद्रचंद्र को वहां बीरबल से मुलाकात होती है, और यह बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बना लेता है। और चंदों में दीपचंद तक रुद्रचंद्र बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बनाता है, और चंदों में दीपचंद तक बीरबल के वंशज ही इनके पुरोहित रहे हैं। उसके बाद रुद्रचंद्र रुद्रपुर में एक नगर, रुद्रपुर नगर को बनाता है। रुद्रपुर नगर को बसाया इसने, और यहां एक महल भी बनाता है अपने लिए। इसके बाद जब रुद्रचंद्र दिल्ली से वापस कुमाऊं आ जाता है तो यह अल्मोड़ा में किला और महल बनाता है, और रुद्रचंद्र ने ही अल्मोड़ा का मल्ला महल बनाया है। रुद्रचंद्र ने अल्मोड़ा का मल्ला महल बनाया। रुद्रचंद्र संस्कृत शिक्षा के बहुत पक्षधर रहा है, और उसका बहुत प्रचार प्रसार किया इसने। जो इसके राज्य के योग्य बच्चे थे उनको इसने संस्कृत पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा अपने राज्य से। अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में इसने भेजा, और अपने राज्य में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत भी इसने की है। इसके समय में 2 संस्कृत के ग्रंथों की रचना हुई। 2 संस्कृत ग्रंथों की रचना इसके कालखंड में हुई है। वो है एक स्नेह शास्त्र, एक है सेन शास्त्र, और दूसरा है त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। अब 2 ग्रंथों की रचना हो गई, सेन शास्त्र और त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। ये जो त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक है, यह सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। यह पुस्तक सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। इस पुस्तक में ब्राह्मणों के गोत्र के बारे में बताया गया है, और उनके सामाजिक संबंधों का इसके अंकन है, इसके बारे में बताया गया है इसमें। रुद्रचंद्र ने अभी बताया था आपको कि संस्कृत शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए, और अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था भी की। रुद्रचंद्र के ही समय में राजस्व व्यवस्था है, इसने भूमाप तथा भूकर का निर्धारण किया, और इसमें इसकी मदद की इसके पुत्र कुंवर शक्ति सिंह ने। रुद्रचंद्र के 2 पुत्र हैं, कुंवर शक्ति सिंह और लक्ष्मी चंद। अब शक्ति सिंह को वो नेत्रहीन है, वो जगह जगह भटकता रहा कि मेरी आंख ठीक हो जाएगी करके, अलग अलग धार्मिक स्थानों में घूमता रहा कि मेरी आंख ठीक हो जाएगी। आंख तो ठीक नहीं हुई, ज्ञान बहुत प्राप्त हो गया उसको, और उसका उपयोग उसने राजस्व व्यवस्था में किया। और रुद्रचंद्र के समय, और इसके बाद जब लक्ष्मीचंद राजा बनेगा उसके समय, जो राज व्यवस्था है और भूमि के कर हैं, भूमि की माप है, वो सारा कार्य कुंवर शक्ति सिंह ने ही किया। तो इस तरह से रुद्रचंद्र के बारे में जानकारी है। अब पढ़ते हैं कि रुद्रचंद्र ने
किन किन युद्धों में भाग लिया और कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया। अब रुद्रचंद्र की जो इसने किन क्षेत्रों पर हमला किया इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले है सीरा पर हमला करता है। यहां पर हमला क्यों करता है? बालो कल्याण चंद सीरा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन दहेज में उसको सोर मिलता है। लेकिन रुद्रचंद्र सीरा पर विजय प्राप्त करने के लिए, ये डीडी 8 का क्षेत्र, सीरा पर विजय प्राप्त करने के लिए यहां हमला कर देता है। राजा यहाँ हरिमल है, जिसने दहेज में सोर दे दिया था बालो कल्याण चंद को। अब रुद्रचंद्र सीरा पर हमला करता है और यहां पर रुद्रचंद्र की हो जाती है हार और रुद्रचंद्र भाग जाता है। भागते हुए जब ये रास्ते में जंगल के रास्ते भाग रहा है तो इसको एक मकड़ी दिखाई देती है। वो अपना जाल बुन रही है, बार बार जाल टूट जा रहा था, तो बार बार प्रयास करने के बाद मकड़ी जाल बना लेती है और उसमें उसके लिए कीड़े फंसने लगते हैं खाने के लिए। तो रुद्रचंद्र को वहां से ये सीख मिलती है कि बार बार प्रयत्न करो, मैं हार नहीं मानूंगा। ये वापस आता है, अपने मंत्रीगणों के साथ बैठक करता है कि कैसे सीरा पर विजय प्राप्त की जाए। फिर पुरुषपंत को यह अपना रुद्रचंद्र पुरुषपंत को अपना सेनापति बनाता है। फिर से सीरा पर हमला करते हैं और 3 बार रुद्रचंद्र हारता है। 3 बार रुद्रचंद्र की हार होती है और तीसरी बार जब ये हारता है तो भागते भागते रुद्रचंद्र एक रास्ते भाग जाता है, पुरुषपंत दूसरे रास्ते। तो भागते भागते पुरुषपंत जब किसी जंगल के रास्ते भाग रहा है तो इसको भूख प्यास लग जाती है। तो एक बुढ़िया मिलती है, वो अपनी कुटिया में इसको खीर खाने को देती है। जब ये खीर खाता है तो बार बार खीर गिर जाती है इसके हाथ से, तो वो बुढ़िया इसको नहीं पहचानती कि ये पुरुषपंत है। तो वो ऐसे ही कह देती है कि तुम्हें खीर खानी नहीं आती और पुरुषपंत को सीरा जीतना नहीं आता। तो यह बात पुरुषपंत ध्यान से सुनता और उसी बुजुर्ग महिला से पूछता है कि पुरुषपंत को कैसे सीरा जीतना चाहिए। अब बुजुर्ग महिला तो जानती नहीं यही है, तो बताती है कि अगर सीरा के जो रास्ते से पानी और रसद है उस रास्ते को बंद कर दिया जाए, सीरा के लिए पानी और रसद का जो मार्ग है उसको अवरुद्ध कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, तो सीरा की तो हार हो जाएगी। पुरुषपंत फिर से सेना तैयार करता है, रुद्रचंद्र के साथ ये जाता है और पानी और रसद के मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं। सीरा में भोजन और पानी की दिक्कत होने लगती है और इस तरह से रुद्रचंद्र सीरा पर विजय प्राप्त करता है और हरिमल जो यहाँ का राजा है वह डोटी को भाग जाता है, नेपाल को भाग जाता है। तो इस तरह से रुद्रचंद्र सीरा पर अपना अधिकार कर लेता है। इसके बाद रुद्रचंद्र की आज्ञा पाकर पुरुषपंत बदानगढ़ पर हमला करता है। अब ये गढ़वाल पर हमला करने जा रहा है। यह पुरुषपंत को बदानगढ़ पर हमला करने के लिए भेजता है। अब यहाँ की परिस्थिति क्या है? एक तरफ है रुद्रचंद्र और दूसरी ओर है गढ़वाल का राजा और सुकाल देव। ये गढ़वाल का राजा कौन है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। रुद्रचंद्र और यहाँ इसके विपक्ष में है गढ़वाल का राजा और सुकाल देव। यह सुकाल देव कत्यूरी राजा है, उस समय का कत्यूरी राजा है। रुद्रचंद्र सुकाल देव को मार देता है। इस युद्ध में रुद्रचंद्र सुकाल देव को मार देता है, लेकिन इस युद्ध में पुरुषपंत की भी मृत्यु हो जाती है। तो रुद्रचंद्र को इस युद्ध से नुकसान हुआ है। रुद्रचंद्र का सेनापति पुरुषपंत इसमें मारा जाता है और इस युद्ध में रुद्रचंद्र की हार होती है। रुद्रचंद्र इस युद्ध में हार जाता है। बद्रीदत्त पांडे जी यह बताते हैं कि यह उस समय गढ़वाल का राजा दुसालाराम शाह या दुलारा शाह था। दुलारा शाह या दुलारा राम शाह गढ़वाल का राजा था, लेकिन इस दुलारा राम शाह, दुलारा शाह या दुलारा राम शाह, इस राजा का जिक्र सिर्फ
अल्मोड़ा की वंशावली में है, तो यह तो विवादास्पद है कि यह होगा उस समय। अब वाल्टन कहता है जो बधानगढ़ का या ग्वालदम का युद्ध है यह 1581 1581 ईस्वी में हुआ। ये किसके अनुसार है? वाल्टन के अनुसार 1581 1581 ईस्वी में बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध हुआ, और यह युद्ध रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच हुआ। वाल्टन के अनुसार 1581 ईस्वी में रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच बधानगढ़ का या ग्वालदम का युद्ध हुआ। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी इस तिथि को 1590 से 1590 ईस्वी से 1591 1590 टू 1591 ईस्वी के आसपास मानते हैं। तो यह बधानगढ़ पर जो रुद्रचंद्र ने हमला किया उसकी डिटेल है। रुद्रचंद्र गढ़वाल के राजा सुकालदेव से युद्ध करता है। रुद्रचंद्र सुकालदेव को तो मार देता है, लेकिन खुद रुद्रचंद्र का सेनापति पुरुषपंत इसमें मारा जाता है। रुद्रचंद्र की हार होती है। बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार इस समय गढ़वाल का राजा दुलारा शाह या दुलाराम शाह है, लेकिन इस राजा का नाम सिर्फ अल्मोड़ा की वंशावली में है, बाकी किसी वंशावली में नहीं है, तो यह तो विवादास्पद है। और ये बधानगढ़ का या ग्वालदम का जो युद्ध हुआ है वाल्टन के अनुसार ये 1581 ईस्वी 1581 ईस्वी में हुआ है, रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच में। और डॉक्टर डबराल जी बताते हैं कि यह 1590 ईस्वी से 1591 ईस्वी के आसपास यह ग्वालदम का युद्ध हुआ था। इस तरह से रुद्रचंद्र के बारे में पूरी जानकारी हो गई। इसके बाद अब रुद्रचंद्र के दो पुत्र हैं। इसके दो पुत्र हैं, एक तो है कुंवर शक्ति सिंह, दूसरा लक्ष्मी चंद। कुंवर शक्ति सिंह नेत्रहीन है। इन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी बोला जाता है, लेकिन इनको इतना ज्ञान था कि जो रुद्रचंद्र के समय और अब लक्ष्मीचंद जब राजा बनेगा इसके समय राजस्व का जो भी कार्य है, जितनी नाप लेखा भूकर भूलेख भूनाप जो भी करनी है, सारा कार्य कुंवर शक्ति सिंह के द्वारा ही किया जाता है, इसके द्वारा ही करवाया जाता है। और अब अगला राजा बनेगा लक्ष्मीचंद।